तो पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेन ह्यूनवू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी ह्यूनवू बाथरूम में आ जाता है, जिसे हेन तो देखती ही रह जाती है। तो अपने दिल को थोड़ा शांत करके उससे पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए। ह्यूनवू की एंट्री तो अच्छी थी लेकिन बातें थोड़ी कैजुअल करने लगता है। नर्वसली कहता है कि ये फ्लोर में काफी पानी रह गया था और तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैं साफ करने आया था। हेन कहती इट्स ओके, तुम जाकर अपने बालों को सुखा लो। ह्यूनवू जाने ही लगा था कि हेन उसे रोकते हुए कहती कि एक मिनट, कहीं तुम अपने बालों को बिना सुखाए यहाँ इसलिए तो नहीं आए क्योंकि तुमने मिरर में अपने आप को देखा और सोचा कि तुम ड्यून के टिमोथी शैलेमे की तरह या टाइटैनिक वाले यंग लियोनार्डो डी कैप्रियो की तरह दिखते हो। जो सुन ह्यूनवू वाज लाइक हेन कहती कि अगर ये बात नहीं है तो फिर अब तक खड़ी क्यों हो, जाओ और जाके हेयर ड्राई कर लो। तो ह्यूनवू चुपचाप चला जाता है। इधर हेन सोचती कि क्या ही मुझे सेड्यूस करने आया था। अगले सीन में दोनों सो रहे होते हैं पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने अपना फेस दूसरी साइड किया हुआ था। हेन पूछती क्या तुम सो गए। ह्यूनवू कहता नहीं, ये बेड थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या ये क्वीन साइज्ड बेड है, ये किंग साइज्ड है। ह्यूनवू कहता है कि पर फिर भी ये बेड काफी छोटा लग रहा है, लेकिन असल में तो दोनों के बीच काफी जगह थी। हेन कहती कि एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर एक ही बेड पर सोया करते थे, पर ह्यूनवू को याद नहीं था कि दोनों कब आखिरी बार इस तरह से सोए थे। हेन कहती क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं पहली बार तुम्हारे होम टाउन गई थी। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है फिर से 4 साल पहले का, जब ह्यूनवू उसे अपना होम टाउन दिखाने लाया था। हेन ह्यूनवू का रूम देख रही थी। ह्यूनवू का पूरा रूम तो मेडल, सर्टिफिकेट एंड अवार्ड से ही भरा हुआ था क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है। ह्यूनवू आता है, काफी देर से उसे कुछ कहने की कोशिश करता है पर काफी हिचकिचाने के बाद वो कह ही देता है कि रात को यहीं रुक जाओ। जो सुन हेन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। ह्यूनवू कहता है कि काफी देर हो गई है। हेन भी घड़ी देखकर कहती कि रात के 9 बज गए, काफी रात तो हो गई है, इतनी रात को कार चलाना डेंजरस हो सकता है। हेन कहती हाँ ये तो सही है। ह्यूनवू कहता है कि फिर तुम इस रूम में सो जाओ, मैं सामने के रूम में हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। ह्यूनवू का जाने का मन तो नहीं था, जो हेन भी समझ जाती है। तो ह्यूनवू से गुड नाइट कहकर धीरे धीरे से बाहर चला जाता है। हेन तो उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। अब ह्यूनवू उसके रूम के बाहर था और उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी चांद को देखकर उसे आइडिया आता है, तो वो उस रूम की खिड़की नॉक करता है जिसमें हेन थी और वहीं खिड़की के नीचे ही छुप जाता है। हेन खिड़की खोलती है तो वो सामने आ जाता है और कहता है कि आज चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, तो हम दोनों साथ बैठकर चांद को देख सकते हैं। हेन तुरंत जवाब देती है कि ठीक है फिर आ जाओ। ह्यूनवू तो ये सुनते ही दौड़कर रूम के अंदर चला आता है। इससे हेन तो ब्लश करती है। इसी तरह दोनों साथ खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखते हैं और वहीं साथ में सो गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ह्यूनवू पूछता है कि हम दोनों सिंगल बेड पर कैसे सो गए थे। हेन बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे। ये सुन ह्यूनवू थोड़ा हैरान सा रह जाता है और पूछते कि क्या सच में हमने ऐसा किया था। हेन पूछते अगर बेड छोटा होता तो क्या तुम ऐसे लिपट कर सोते। सुन ह्यूनवू तो और नर्वस होते हुए कहता है कि हमारे बेड पर तो बहुत जगह है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन हेन तो उसकी ओर फेस करके पूछती है भाई क्या तुम वैसे ही लिपट कर सोना चाहोगे। जो सुन ह्यूनवू तो एकदम शॉकिंगली उसकी ओर देखने लगता है। हेन समझ रही थी कि ह्यूनवू डर रहा है, उसे कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी इसलिए डरो मत। यानी हेन भी जानती थी कि ह्यूनवू उससे डरने लगा है। तो दोनों दूसरी ओर फेस करके सोने की कोशिश करते हैं। अब अगली सुबह वो केयरटेकर अपना डॉग लेने वापस आता है। वो युनसोंग को 100 मिलियन वॉन का चेक लौटाते हुए सॉरी कहते हैं कि हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, डॉग हमारी फैमिली की तरह है इसीलिए हम इसे दूर नहीं भेज सकते। युनसोंग चेक तो ले लेता है पर डॉग की ओर गन तान देता कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपने डॉग को बेचने के लिए, क्यों ना मैं इसे मार देता हूँ। ये बोलकर वो गोली चलाने ही जा रहा था पर ह्यूनवू आकर उसे रोक लेता है और केयरटेकर को उसका डॉग दे देता है। युनसोंग पूछता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों। ह्यूनवू कहता है कि उन्होंने बताया ना कि ये डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा है। इस पर युनसोंग कहता है कि अगर ये कोई स्ट्रे डॉग या कोई लावारिस कुत्ता होता फिर तो मैं इसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब सी स्माइल देते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडपा एंड बाकी सब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सभी को एक अननोन बंदा दिखाई देता है। ग्रैंडपा उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनका बड़ा बेटा बॉम्सियोक है। तो ग्रैंडपा उन्हें बॉम्सियोक के बारे में पता करने के लिए कहते हैं और सभी को शहर वापस चलने के लिए कहते हैं। इधर उस केयरटेकर ने युनसोंग की बात सुनी थी, जिससे उन्हें याद आता है कि लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जहाँ के एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेफर्ड को बुरी तरह से मार दिया था। तो उस जर्मन शेफर्ड के ओनर ने जब पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस आकर उससे पूछताछ करने लगी। उनसे पूछा गया था कि तुमने इनके प्रीशियस डॉग को क्यों मारा। उस बच्चे ने कहा था कि एक प्रीशियस डॉग और एक नॉर्मल डॉग में क्या फर्क है, मैं अगर प्रीशियस डॉग को नहीं मार सकता तो क्या किसी नॉर्मल डॉग को मार सकता हूँ। जो सुन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे थे और उस टाइम ये कपल भी वहीं पर प्रेजेंट थे। तो केयरटेकर को उस बच्चे की बात और युनसोंग की बात काफी सेम लगती है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो बच्चा ही तो युनसोंग नहीं है। इधर हम युनसोंग को देखते हैं जिसने क्वींस टावर के पास ही अपना होटल रूम लिया था और वो काफी क्रीपी अंदाज से क्वींस टावर की ओर घूर रहा था। वो हेन को कॉल करता है और बताता है कि हर्षाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ मैंने तुम्हारी मीटिंग बुक कर दी है। जिससे हेन तो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो वो आराम से 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर लेगी। पर तभी उसके पास कुछ ईमेल्स आते हैं जो कि उन सारे मेडिकल रिसर्च सेंटर
फ्यूचर से आए थे, को हेन ने अपने इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन सबका रिप्लाई आया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते। जो देख हेन काफी दुखी होती है और अपने आप से कहती कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ जब मैं 1 ट्रिलियन क्लब के इतने करीब हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीद रखे हैं जहाँ मैं कभी नहीं गई। मेरे इतने सारे लिमिटेड एडिशन कपड़े, ज्वेलरीज, वॉचेस, सैंडल्स, पर्स, मैंने इन्हें कभी यूज नहीं किया, तो फिर मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? ये सब तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। देन वो ह्यूनवो के रूम में जाती है और उसे देखते हुए कहती कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेस्ट तो तुम्हारा होगा। अगले दिन हेन ऑफिस आती है जहाँ वो तो बस ह्यूनवो को ही देखे जा रही थी। ह्यूनवो को देखते हुए उसका दिल आज फिर से धड़कने लगा था। अभी तक तो हमें समझ आ ही गया है कि हेन ह्यूनवो से प्यार तो करती है, बस उससे प्यार जताना नहीं आता, क्योंकि हेन हमेशा काम में बिजी रहती है और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको ह्यूनवो ने उसकी केयरलेसनेस समझ लिया है। हेन उसकी केयर ही नहीं करती। इसका जिम्मेदार हेन की फैमिली भी है जो अब तक ह्यूनवो को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो इन सब चक्करों की वजह से ह्यूनवो अपना प्यार ही भूल चुका है। देखते हैं कब तक ह्यूनवो अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करता है। तो हेन अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या शादी के 3 साल बाद भी किसी लड़की का दिल धड़कता है अपने हस्बैंड के लिए। सेक्रेटरी कहती कि क्या उस लड़की को हार्ट की कोई बीमारी है? हेन कहती नहीं, शायद उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा। सेक्रेटरी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो बीमार होगी। क्या आप उस लड़की को जानती हो? हेन कहती हाँ जानती हूँ। कभी कभी वो अपने हस्बैंड की आंखों में देखकर खो सी जाती है। उसका मन करता है अपने हस्बैंड को गले लगाने का, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लिए बुरा लगता है कि उस जैसे प्योर सोल को इस दुनिया में कितना कुछ झेलना पड़ता है। और कभी कभी अपने हस्बैंड के चौड़े शोल्डर्स देखकर वो चाहती कि उसका हस्बैंड आकर उसे हग करे। कभी कभी उसे अपना हस्बैंड चलता फिरता सेक्सी डायनामाइट लगता है, जिसे वो बाहर किसी भी लड़की के सामने नहीं आने देना चाहती। इसी से हमें पता चलता है कि हेन अपने हस्बैंड के बारे में कितना सोचती है। वही सब सुन सेक्रेटरी कहती कि शायद उस लड़की का दिमाग खराब है, एक बार उसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कह देना। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, वरना शादी के बाद ऐसा कौन सोचता है। तो हेन चली जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ उन्हें बताती है कि आजकल मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ। मुझे दूसरों पर बहुत ज्यादा दया आती है, पर ऐसा मैं पहले बिल्कुल नहीं थी। मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति फील होती है। कुछ छोटे फ्लैशबैक में हम देखते हैं हेन एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बारिश में उसके लिए छाता लेकर खड़ी थी, तो ऑफिस में एक बंदे को जॉब पर ही रख लेती है क्योंकि उसका बेटा इंक्यूबेटर पे था। मैं उसके एक एम्प्लॉय को रोता हुआ देखकर हेन को भी रोना आ गया था, क्योंकि उस एम्प्लॉय की मॉम बहुत बीमार थी। वो डॉक्टर को बताती कि मैं ऐसे कभी दूसरों के लिए नहीं रोती। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी फीलिंग्स आना काफी कॉमन है, बहुत सारे टर्मिनली इल पर्संस को ऐसा फील होता है। हेन कहती कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, पर आप गलत हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो बस देखना, कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। आप तो जानते हैं कि मैं कितनी बार मरते मरते बची हूँ। मेरे उस मिरेकुलस लक की वजह से इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे बचाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर ह्यूनवो और हेन के डैड उनके बड़े भाई यानी बॉम्बसियोक से मिलने आते हैं और उनसे पहाड़ी में जाने के बारे में पूछते हैं। ये तो कह देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस डैड से मिलना चाहता था, पर उस सियोली ने मुझे मिलने नहीं दिया। उस फेंसिंग के टूटने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बसियोक उसे डैड से मिलाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बॉम्बसियोक उसे मना कर देता है और ह्यूनवो के साथ घर लौट आता है, जहाँ वो ह्यूनवो से कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि हमारी फैमिली कैसी है, जो एक दूसरे पर ही लॉ सूट फाइल करते हैं। हमारे पीछे कितना कुछ केस होता है जिन्हें तुम इतने टाइम तक संभालते आए हो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो सियोली से पूछते हैं क्या बॉम्बसियोक आपसे मिला था और डैड से मिलना चाहता था। सियोली मना कर देती कि वो तो मुझसे नहीं मिला। इधर हेन की मॉम बटलर से योनसोंग का पूरा बैकग्राउंड पता करने के लिए कहती है, तो बटलर योनसोंग का पीछा करने लग जाती है, मगर योनसोंग उसे पकड़ लेता है। पर वो इससे हैरान नहीं होता, बल्कि वो तो उसे अंदर बिठाकर बात कर रहा था और उसी से उल्टा क्वींस फैमिली की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। बटलर उससे पूछता है कि क्या आपका और हेन के बीच कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो हेन और ह्यूनवो की शादी तोड़ना चाहती हूँ। योनसोंग रीजन पूछता है तो वो बताती है कि मैंने हमारे देश के बड़े बड़े घरों के बीच रिश्ता कराया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वीन फैमिली की बेटी की शादी नहीं करा पाई। इससे मेरा इमेज खराब हुआ था, इसलिए मैं अपने इमेज को फिर से बनाने के लिए उन दोनों की शादी तुड़वा कर रहूंगी। इस पर योनसोंग उससे कहता है कि फिर से वही गलती मत करना, क्योंकि इससे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पर बटलर कहती है कि वो मुझे किसी ने करने के लिए कहा था, पर ह्यूनवो ने आकर उस जंगली सुअर को मार दिया और हेन को बचा लिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि ह्यूनवो इतना माहिर निकलेगा। अब ये बटलर किसके कहने पर काम कर रही है और योनसोंग किस इरादे से क्वींस फैमिली में आया है, तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ पार्ट 9 करनी यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।